आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में। क्वेश्चन आता है कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पहले हम लोग यहाँ पे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखते हैं। चित्र, ये चित्र में देखिए, ये एक सोर्स है, स्रोत है, और स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। प्रकाश की किरणें निकल रही हैं तो ये भी एक गोली तरंगाग्र बना रही हैं, और उसके आगे ए डैश बी डैश दूसरा गोली तरंगाग्र है, और इसके पीछे ए डबल डैश बी डबल डैश ये भी गोली तरंगाग्र है। इस स्रोत से बहुत दूरी पर ए भी एक समतल तरंगाग्र है, और समतल तरंगाग्र के आगे एक और समतल तरंगाग्र है ए डैश बी डैश, और उसके पीछे एक और तरंगाग्र है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो पहले हम लोग लिखते कैसे हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार निम्न परिकल्पनाएं उन्होंने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। नंबर 1, जब किसी माध्यम में किसी स्रोत द्वारा तरंग उत्पन्न की जाती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम में किसी स्रोत से तरंग उत्पन्न होती है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, या माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। यदि स्रोत यदि बिंदुवत हो तो तरंगाग्र गोलीय प्राप्त होता है, और स्रोत से बहुत दूरी पर यही तरंगाग्र समतल हो जाता है। यहाँ हम लोग जो पहला पॉइंट पढ़े उसके बारे में थोड़ा देखें। ये मान लीजिए स्रोत है, स्रोत को हम लोग बल्ब भी कह सकते हैं। बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। मान लीजिए कि बल्ब जहाँ रखा हुआ उस कमरे में चारों तरफ हवा है, तो हवा के जो सभी कण हैं वो क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। हवा के सभी कण कंपन करने लगेंगे, और माध्यम में एक पृष्ठ हमने खींच दिया। हवा वाले में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया, एक ए भी एक पृष्ठ है। इस पर स्थित सभी कण, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और भी कण बना सकते हैं। ये चारों कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को तरंगाग्र कहा जाता है। तो इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो स्रोत से जो तरंगाग्र प्राप्त होता है, वह अगर स्रोत बिंदुवत है, बल्ब जैसा है, बिंदु जैसा है, या गोल है, तो वहां से जो तरंगाग्र प्राप्त होगा वो गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा। और यही तरंगाग्र स्रोत से बहुत दूर जाकर के इस तरह का सीधा हो जाता है, तो इसको हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र ए भी है, इस पर स्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, तथा इन कणों से सभी दिशाओं में
तरंगे निकलने लगती है, तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। इन निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है और इन कणों से सभी दिशाओं में तरंगे निकलने लगती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है, प्राथमिक तरंगों की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, प्राथमिक तरंगों की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तीसरा पॉइंट। यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण को अंग्रेजी में एनवेलप कहते हैं। यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण इन्वेलप अर्थात उन्हें स्पर्श करने वाला अगर एक पृष्ठ खींचा जाए, तो यह पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। देखिए, यहाँ से तरंगे निकलती है तो माध्यम में 1 2 3 4 कण ये कंपन करने लगते हैं। तो ये कण जब कंपन करने लगते हैं तो एक नए तरंग स्रोत के भांति व्यवहार करने लगते हैं, यानी इनसे भी तरंगे निकलने लगती है जो प्राथमिक तरंगों की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं। इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को माना ए भी एक गोलीय तरंगाग्र है और इस गोलीय तरंगाग्र पर 1 2 3 4 कण विद्यमान हैं। तो इन कणों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में कितनी दूरी तय करेंगी? टी समय में भीटी दूरी तय कर लेती है, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल गुणे समय, ये भी हो गया चाल और टी हो गया समय। तो टी समय में भीटी दूरी तय कर लेती है। इससे भी जो तरंगे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं भीटी दूरी तय कर लेंगी, इससे भी भीटी दूरी, इससे भी भीटी दूरी, इससे भी भीटी दूरी। तब हम इन कणों को केंद्र मानकर और भीटी को त्रिज्या लेकर एक गोले खींचते हैं। इन कणों को केंद्र मानकर और भीटी को त्रिज्या लेकर गोले खींचते हैं। तो ये गोले मिले 1 2 3 4 गोले। अब इन गोलों को स्पर्श करता हुआ एक आवरण पृष्ठ खींचें। ए डैश बी डैश एक पृष्ठ खींचें या एनवेलप खींचें या आवरण खींचें। तो यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये तरंगाग्र पहला था, अब ये दूसरा तरंगाग्र प्राप्त होगा। इसी प्रकार माध्यम में तरंगाग्र का आगे बढ़ना दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से यह तरंगाग्र धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा ए बी पर और उसके बाद ए डैश बी डैश पर। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र पर जो कण है, कणों को केंद्र मानकर जो गोले खींचे हैं, तो आगे की तरफ एक पृष्ठ खींचा गया है। यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस गोले के पीछे की तरफ भी एक पृष्ठ खींचा जा सकता है। यह तरंगाग्र की पीछे वाली स्थिति को प्रदर्शित करेगा, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस के सिद्धांत में पीछे वाले तरंगाग्र को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये तो हो गया आपका 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आगे हम लोग देखेंगे हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या क्या थी। हाइगेंस तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या की थी? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हो गई। और इसकी सफलता ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसकी सफलता था
इससे व्यतिकरण, इस सिद्धांत से व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या हो गई। इसकी कमियां या इसकी विफलताएं क्या की थी? इसकी कमियां ये थी। कमियां क्या क्या थी? पहला तो ये था कि यह सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत, ध्रुवण को व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि उस समय प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध माना गया था। क्योंकि उस समय प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध माने थे हाइगेंस ने। तो ये इसकी कमी नंबर 1 हो गई। दूसरी कमी ये थी कि यह जो है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में भी असफल रहा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से 2 सफलताएं हुई। परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या हो गई, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हो गई। और इसकी असफलताओं में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य माना था। बाद में जब तरंगों को अनुप्रस्थ मान लिया गया तो ध्रुवण की भी व्याख्या हो गई। और दूसरा जो इसकी कमी थी, यह सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है इंटरमीडिएट क्लास के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए इसमें कक्षा 12 के बहुत से फिजिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को देखें। इसके साथ ही वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो में कुछ आपको प्रश्न बनते हो मन में कुछ, तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।